सबसे पहले शुरुआत कर्नल शिवदान सिंह जी मैं आपके साथ करूंगी। सर देखिए, अभी तो पाकिस्तान का ये हाल है, गोला बारूद है नहीं, युद्ध लड़ नहीं सकते हैं, सारे के सारे देश जो हैं वो भारत का सपोर्ट कर रहे हैं, अब जाए तो कहाँ जाए? देखिए, ये पाकिस्तान की आज की समस्या नहीं है। 79 में जब रूसी सेनाएं अफगानिस्तान में आ गई थी, तब से पाकिस्तान ने आतंकवाद को विश्व को बेचना शुरू कर दिया। अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने अपने पूरे मदरसों में पढ़ने वाले नौजवानों को आतंकी बनाया और उन्हें तालिबान के रूप में अफगानिस्तान में भेजा। उसके बाद जब 90 के दशक में पूरा विश्व में आर्थिक समृद्धि बढ़ रही थी, हर देश अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार रहा था, उस वक्त पाकिस्तान आतंकवाद को बेच रहा था। तो इसलिए पाकिस्तान में कोई आर्थिक सुधार आर्थिक परिपक्वता पाकिस्तान में आई ही नहीं। पाकिस्तान हमेशा विदेशी कर्जों, विदेशी मदद के ऊपर निर्भर रहा। इसलिए आज पाकिस्तान की स्थिति ये हो गई है कि पाकिस्तान को विदेशी कर्जे के बगैर, विदेशी मदद के बगैर पाकिस्तान की जो नॉर्मल जो उसकी जो अर्थव्यवस्था है वो चल ही नहीं सकती है। इसलिए आज पाकिस्तान भीख का कटोरा लेकर के देशों के चारों तरफ घूम रहा है। अब भी IMF से स्पेशल बेल आउट पैकेज मांग रहा है, अरब देशों से तरह तरह की सहायता मांग रहा है। तो ये सब पाकिस्तान की अपनी करनी है। यदि पाकिस्तान भारत के साथ अच्छे संबंध शुरू से ही रखता और अपना विकास भारत के साथ अपना विकास भी करता, तो आज भारत पाकिस्तान एक विश्व की आर्थिक शक्ति के रूप में उभर सकता था। क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने खनिज साधन हैं, इतना अच्छी जमीन है, सब कुछ अच्छा है, मगर पाकिस्तान ने इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया। उसका एक ही कारण था कि शुरू से ही वहां की आर्मी ने हमेशा पाकिस्तान पर रूल किया। सबसे पहले 47 में बंटवारा होते ही पाकिस्तान की आर्मी ने भारत पर केवल इसलिए हमला किया जिससे पाकिस्तान में वो दिखा सके कि पूरे पाकिस्तान की रक्षक केवल वही है, भारत से वही तुम्हारी रक्षा कर सकती है। इसलिए पाकिस्तान की आर्मी ने 47 में, 65 में, 71 में और 99 में भारत पर अपने आप हमले किए हैं। भारत ने कभी उन पर हमला नहीं किया है। और जब कोई देश हमला करता है, जैसे छोटा सा देश इतने बड़े देश पर, तो उसकी आर्थिक व्यवस्था 5 साल का जो आर्थिक जो योजनाओं का धन है एक युद्ध में, असाधारण युद्ध में खर्च हो जाता है। इसे इमेजिन कर सकते हो कि जब पाकिस्तान के पास कुछ था ही नहीं तो फिर भी उसने 4 हमले किए हैं। तो पाकिस्तान की जो भी हालत हुई है वो सब उसकी खुद की करने की वजह से है। और अभी भी यदि UNO या अमेरिका पाकिस्तान का भला चाहता है तो उसको केवल एक ही राय दे कि वो आतंकवाद का रास्ता छोड़े और सच अपने नॉर्मल बात पे आकर के अपने देश का विकास करे। ठीक है, एक कमेंट सर मैं कर्नल JK सिंह से भी लूंगी। सर आपके पास भी आऊंगी वापस। कर्नल JK सिंह जी, अभी इस वक्त मौजूदा स्थिति जो है वो पाकिस्तान की क्या है? क्योंकि अगर हम हर एक प्रांत की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं, POJK की बात कर रहे हैं, सिंध प्रांत की बात कर रहे हैं, वहां पर तो अवाम में ही विद्रोह की लहर है। BLA कह रहा है पाकिस्तान को, चीन को कि जी आप दफा हो जाइए। अब ये स्पेशल सेशन बुला रहे हैं, क्या स्पेशल सेशन में अब ये जो जहरीली जुबान सभी नेताओं की है, अब ये इसके ऊपर ये प्लानिंग करेंगे कि भाई कहाँ पर कटोरा लेकर जाएं? क्योंकि सारे देशों में तो आतंकवाद फैला दिया है इन्होंने, एक्सपोर्ट तो इनके होते नहीं है, इसलिए आतंकवादी एक्सपोर्ट कर देते हैं। बहुत सही, आपने सही बताया। दरअसल पाकिस्तान आतंकिस्तान है, जो फैक्ट्री है आतंक की। और जिन हाथों में कल AK-47 थी वो आज दुआ मांग रहे हैं और आसरा मांग रहे हैं, सहायता मांग रहे हैं। सऊदी से, UAE से, कुवैत के दरवाजे खटखटा रहे हैं। कश्मीर में निर्दोष पर्यटकों की हत्या के बाद जब भारत ने ठोस कार्रवाई की और इनको नजर आ रहा है तो इनकी घबराहट साफ दिखाई दे रही है। और सवाल यह है कि क्या मुस्लिम देश जो पाकिस्तान के इस डर और दिखावे में इनके जाल में आएंगे कि नहीं। अगर आप पिछले 2 दिनों की चीजें देखें तो पाकिस्तान ने जो कूटनीतिक अपील की है इन देशों से, वो एक डर का इजहार है। सबसे पहले सऊदी अरब, वहां नवाफ बिन सईद अल मलिकी, UAE हमाद उबैद अल जानी और कुवैत नासिर अब्दुल रहमान जसीर, इन सबसे अनुरोध किया है कि भारत पर दबाव डालें ताकि वह सैन्य कार्रवाई ना करे और कठोर कदम ना उठाए। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें और इन तीनों देशों के साथ हमारे संबंध देखें तो भारत सऊदी अरब संबंध बहुत मजबूत है।
तेल आयात हम भारत में 20% कच्चे तेल की जरूरत सऊदी अरब पूरा करते हैं। व्यापार में अगर हम पिछले साल का देखें तो व्यापार 43 बिलियन डॉलर से कहीं ज्यादा है। प्रवासी भारत वहां पर 26 लाख से ज्यादा सऊदी में रहते हैं, जो सबसे बड़ा हमारा प्रवासी समुदाय है। और अगर भारत यूएई संबंध देखें तो यूएई के साथ में करीब 85 बिलियन से ज्यादा का व्यापार होता है, द्विपक्षीय व्यापार। और सेपा समझौता भी हुआ है जिसमें कि 70% शून्य मुल्क पर सामान वहां से व्यापार पर आ सके। और अंत में अगर भारत कुवैत संबंध देखें तो तेल आयात में कुवैत भारत को तकरीबन 2 लाख बैरल कच्चा तेल निर्यात करता है। 13 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार है और प्रवासी भारतीय 10 लाख से अधिक भारतीय कुवैत में है। तो इन देशों के लिए भारत न सिर्फ एक बाजार है बल्कि एक भरोसेमंद रणनीतिक साझेदार भी है। तो पाकिस्तान की कूटनीतिक अपील इन देशों के आर्थिक हितों से नहीं टकरा सकती। तो इसलिए अगर पाकिस्तान सोचता है कि सिर्फ हम इस्लाम धर्म को मानते हैं, आप भी मानते हैं, हम दोनों भाई भाई हैं, तो इसके बदौलत आप हमारे ऊपर, आप भारत के ऊपर दबाव डालें, तो ये सही नहीं होगा। सर, अगर हम बात करें सऊदी अरब की, इन सब देशों की, ये तो पाकिस्तान को इस्लामिक कंट्री मानता ही नहीं है। बहुत सही, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। और अभी तो खुल करके सामने लोग आ गए हैं और आतंक के विरोध में खुल करके बोल रहे हैं और भारत के साथ खड़े हैं। और अब जब सैनिकों के हाथ पांव ठंडे पड़ गए हैं, अब जब युद्ध के डर से सैनिकों और अवाम दोनों में हड़कंप मच गया, तो अब पाक का गला सूख रहा है, वो पानी ढूंढ रहे हैं। और पानी, इंडस ट्रीटी बंद हो चुकी है तो पानी भी नहीं मिलेगा। खाने के लिए ये जो कटोरा लेकर के घूम रहे थे वो कहीं से मिल नहीं रहा है, तो खाना भी बंद। आने वाले समय में शायद हवा भी बंद हो जाएगा, क्योंकि न खाना, न पानी, न हवा। इन्हें तो फाइनली जो इन्होंने कुकृत किया है उसका अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। कर्नल शिवदान जी, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो सिचुएशन अभी पाकिस्तान की हुई है, सर क्या लगता है कि भारत ने जो ये सैंक्शंस अभी लगाए हैं, इंडस वैली ट्रीटी की अगर हम बात करें, ट्रेड जो है वो बंद कर दिया है, और पहले हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान में थी, अब ये जो इकोनॉमिक वॉर छेड़ दी है, और हमने पहले ही देखा कि इनके देश में एक विद्रोह की लहर जो है वो देखने को मिल रही थी। अवाम बहुत ज़्यादा परेशान थी, अलग अलग जगहों पर हम देख रहे थे लोग जो है वो इतने परेशान थे पाक आर्मी से और वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज है उससे। क्या ये और ज़्यादा इंटेंसिफाई होने जा रहा है? देखिए, आजकल जो युद्ध है वो अलग अलग फ्रंटों पर लड़ा जाता है। इकोनॉमिक फ्रंट पर भी लड़ा जाता है, सोशल फ्रंट पर भी लड़ा जाता है, और आमने सामने का युद्ध जैसे नॉर्मल होता है वो भी किया जाता है। तो भारत ने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक फ्रंट पर अपना युद्ध छेड़ दिया है, जिसका असर पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी पर होगा। वो किस तरह से होगा? जब पाकिस्तान में जरूरी चीजें मिलनी बंद हो जाएंगी, जैसे पानी पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए तो पानी मिलना बंद हो जाएगा वहां पर सिंचाई के लिए। वहां पर तरह तरह के आयात निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। पाकिस्तान में दवाइयां मिलनी बंद हो जाएंगी, तरह तरह के आवागमन पर सैंक्शन लगा दिए हैं। इससे क्या होगा कि वहां का जो समाज है पाकिस्तान का, वो अपनी जो रूलिंग क्लास है, अपनी जो गवर्नमेंट है, उनको फोर्स करेगी कि किस तरह से तुमने अपनी गलत नीतियों के कारण आज हम सफर कर रहे हैं। तो युद्ध का हर एक का अलग अलग एम होता है। आजकल मोस्टली विश्व में परोक्ष युद्ध ज्यादा लड़े जा रहे हैं, परोक्ष युद्ध में इकोनॉमिक वार ज्यादा हो रही है। तो इसलिए भारत ने सबसे पहले अपना इकोनॉमिक जो वार है पाकिस्तान पर कर दिया है, और इसका असर सामने वहां देखने को मिल भी रहा है, क्योंकि वहां की जनता ट्राई कर रही है। और इस तरह से आपने देखा होगा बलूचिस्तान में भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने किसी जगह पर कब्जा भी कर लिया है पाकिस्तान की कमी देखते हुए। इस प्रकार से पाकिस्तान को उसका असर दिखाई दे रहा है। इसलिए इमरजेंसी पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाई है, तरह तरह की बातें हो रही हैं, और वहां के जो सैनिक हैं वो रिजाइन दे करके सेना से जा रहे हैं। वहां के अफसर भी जो जूनियर अफसर हैं वो खुद वहां से पाकिस्तानी सेना से अपना रिजिग्नेशन देकर निकल रहे हैं। इसलिए एक प्रकार से पाकिस्तानी सेना में विद्रोह हो चुका है। तो यही एक उद्देश्य होता है दुश्मन को घुटनों पर लाने का। और भारत ने ऑलरेडी अपनी इस तरह की नीतियों से पाकिस्तान के साथ अपना उद्देश्य अभी तक पूरा कर लिया है।
जो एक लड़ाई से पूरा होने वाला था। ठीक है सर, हमारे साथ इसलिए एक और मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले दर्शकों को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, फिर उसके बाद सर मैं आपके पास भी आऊंगी। रमनीश वत्स जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। रमनीश जी, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। क्या कहना चाहेंगे अब तक की जो भारत की नीतियां रही है? एक्सपर्ट्स का ये मानना है और स्पष्ट तौर पर देखा भी जा रहा है कि असर जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। पानी बंद, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बंद, आप थर्ड जो रूट है वो भी नहीं अपना सकते। तो मतलब हर तरह से आप जो ब्लॉकेज कर रहे हैं सोशल मीडिया पर भी, हर तरह से पाकिस्तान के साथ सब बंद, कोई संबंध नहीं रखेंगे। बिल्कुल, मुझे लगता है पाकिस्तान इसी लायक है और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी हमें नहीं चाहिए। और ऐसे कुकृत्य करने वाले, नापाक इरादे रखने वाले देश को मुझे लगता है इसी तरह से करारा जवाब मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज जो फिलहाल में जो जिस तरह की आघात दिए हैं, मुझे लगा है और अभी बहुत कुछ करने बाकी है। और खास करके देखा जाए पलक तो सिर्फ पानी ही बंद हुआ है और व्यापारिक तौर पे देखा जाए तो जिस तरह से हमारा कहीं न कहीं छुटपुट तरीके से ही गठजोड़ था, वो भी अब धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है। और इसका हमने देखा कि खास करके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी हम बहुत सारे जो कंट्री हैं, अमेरिका हो, चाहे हम फ्रांस की बात करें, चाहे आप बहुत सारे ऐसे देश हैं हमारे साथ आए हैं। और मुझे लगता है कि अब वो समय आ चुका है कि फिर से पाकिस्तान जैसा कि हर जगह जा करके चाइना और अलग अलग कंट्री, सऊदी अरेबिया में जाकर के कटोरा लेकर के जिस तरह से भीख मांगा करते थे। और मुझे लगता है पानी अब जरूरत आ गई है कि पानी भी आप देखेंगे बूंद बूंद के लिए तरसेंगे। और जिस तरह से मोस्ट फेवर्ड नेशन का इनको दर्जा जो है स्थायी रूप से समाप्त कर पाकिस्तान को व्यापारिक तौर पे देखा है, जिस तरह से आघात देना या पाकिस्तान के साथ सभी द्विपक्षीय व्यापारिक संबंध को समाप्त कर देना, चाहे पानी की आपूर्ति की बात करें, चाहे सार्क को ठप कर देना, पाकिस्तान की क्षेत्रीय आर्थिक भागीदारी पर पूरी तरह से जो प्रतिबंध लगाया गया है या रोक लगाया गया है, चाहे पाकिस्तान को कर्ज या सहायता देने वाले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे IMF की बात करें, चाहे वर्ल्ड बैंक की बात करें, उसका विरोध करना, पाकिस्तान को FATF की ग्रेड लिस्ट में बने रहने या ब्लैक लिस्ट में डालने की मुहिम तेज करना, चाहे पाकिस्तान उत्पादों पर प्रतिबंध लगाना या अत्यधिक टैक्स लगाना, ये सारी चीजें जो है मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा हथियार बनके काम कर रहा है। पाकिस्तान को मुझे लगता है कि और भी बहुत ज्यादा जरूरत है, खास करके देखा जाए तो विदेशी निवेशकों को चेतावनी देना कि पाकिस्तान एक अस्थिर और जोखिम भरा देश है। और ऐसे चीजें यदि हमारा भारत, हमारा मुल्क, हमारा देश करता है तो वो शायद मुझे स्पष्ट तौर पे कहना होगा कि आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, चाहे आप एयर स्ट्राइक की बात करें, तो वो क्षण भर 10 साल 5 साल तक वो उसका असर पड़ता है। लेकिन आर्थिक रूप से यदि आपने जिस तरह का प्रतिबंध लगाया है भारत, तो मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अब तक जितने भी युद्ध हुए, समर्थक किसी के पास इतनी हार्ड स्टेटमेंटशिप नहीं थी कि उन्होंने इंडस वाली ट्रीटी जो है उस पर प्रतिबंध लगाया। और वाकई में बहुत बड़ा फैसला जो है वह मौजूदा सरकार ने भारत की तरफ से जो है वो लिया है। शिवदान जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि भारत ने तो ब्लॉकेज कर दिया, लेकिन हम सर सिलसिलेवार तरीके से अगर हम देखें, पाकिस्तान ने ना केवल भारत की सिक्योरिटी के लिए हम चुनौतियां खड़ी की है, अगर हम नेशनल के साथ साथ इंटरनेशनल कैनवस पे भी सर देखते हैं तो ग्लोबली भी जो रिपोर्ट्स बताती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान के रहते हैं। टेरर अटैक्स की अगर हम बात करें तो ग्लोबली भी अगर हम बात करें तो इनके ऊपर ब्लॉकेड लगाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, आपको याद होगा IMF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में डाला हुआ था, जिसके द्वारा पाकिस्तान पर तरह तरह जो उनको जो भी कर्ज वगैरह मिलता था IMF से या उस पर थी, तो इस तरह के ग्रे लिस्ट वाले देशों को जो वहां IMF का जो लोन वगैरह है, जो भी फाइनेंशियल एड है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लग जाती है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि पाकिस्तान को पूरे विश्व में स्वीकार कर चुका है पूरा विश्व कि पाकिस्तान एक आतंकी देश है। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ था उसके अंदर भी पाकिस्तान का ही हाथ निकला था। जो ओसामा बिन लादेन जो विश्व का सबसे बड़ा टेररिस्ट था, वो भी पाकिस्तान में पाया गया था। और पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें ओपनली वहां के मदरसों में आतंकवाद की जो ट्रेनिंग दी जा रही थी और दी जा रही है। तो अब कभी भी पाकिस्तान को किसी विश्व के किसी भी देश ने उसको ये नहीं देखा कि पाकिस्तान एक आतंकवाद समर्थित देश नहीं, बल्कि हर ने ये माना, पूरे विश्व ने मान चुका, पूरा विश्व कि आतंकवाद
विश्व में यदि कहीं पनप रहा है तो केवल पाकिस्तान में पनप रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल इमेज है वो काफी खराब हो चुकी है। केवल वो अरब देशों से इस्लाम के नाम पर कुछ सहायता प्राप्त कर लेता है। अभी उसने चीन से जो सहायता प्राप्त करी है एक प्रकार से, जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी 17वीं सदी में, उसी प्रकार से चीन पाकिस्तान में घुस चुका है। और आज से 10-20 साल के बाद चीन का पाकिस्तान में पूरा कब्जा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे जरूरी जगहों पर चीन का कब्जा हो चुका है। और चीन जो है पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था को अपने कब्जे में ले लेगा। कर्नल शिवदान सिंह जी, अगर आप सही समझे तो चीन के इंटरेस्ट इस वक्त आपको क्या लग रहे हैं, उनकी इंटेंशंस किस तरह की लग रही हैं आपको? देखिए, चीन जो है वो एक न्यूट्रल तरीके से पाकिस्तान के और भारत दोनों को देख रहा है, क्योंकि भारत के साथ उसके इकोनॉमिक जो संबंध जो है वो इस वक्त अमेरिका की वजह से वो चीन भारत के साथ इकोनॉमिक संबंधों को सुधारना चाहता है। और उधर पाकिस्तान के अंदर उसका बड़ा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इसलिए चीन दोनों देशों के साथ इस वक्त बराबर के संबंध बनाने की उसमें है, क्योंकि इसलिए चीन ने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे भारत को लगे कि वो पाकिस्तान के साथ खुल के सामने आ रहा है। अदरवाइज इतने दिन से जो एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं, तरह तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं, यदि चीन पाकिस्तान के साथ होता तो चीन भी कोई ना कोई हरकत करता, कोई ना कोई डिक्लेरेशन करता। मगर चीन ने दोनों जगह अपने हित देखे हैं। अमेरिका की वजह से चीन भारत का अपने संबंध बढ़ाना चाहता है व्यापार के लिए। कर्नल जेके सिंह जी, क्या आप सर की बात से सहमत है? क्योंकि देखिए, अगर मौजूदा स्थिति में बात करें, वर्ल्ड सिनारियो में बात करें, हम पूरे साउथ एशिया की बात करें, तो जो पूरी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो भारत की ओर देख रही हैं, और चीन को ये बात किसी भी तरह से हजम जो है वो नहीं होगी कि भारत जो है उसकी ग्रोथ बहुत बेटर है। अब आने वाले समय के अंदर एप्पल जैसी कंपनी कह रही है कि जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हमारे आईफोन की होगी वो भारत के अंदर होगी। तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है, और चीन हमारा पड़ोसी देश जो हमें अपना कंपटीशन मानता है, क्या लगता है उसके इंटरेस्ट और इंटेंशन इस वक्त आपको क्या लग रही है? अगर जियो स्ट्रेटेजिक तौर पर देखें तो भारत का पोजीशन जो पहले का पोजीशन था उससे बदल चुका है। पहले अमेरिका को पाकिस्तान चाहिए था, क्योंकि रूस के खिलाफ और अफगानिस्तान के साथ में उसे अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान की बहुत जरूरत है। अब कुछ समय में, कुछ महीने और कुछ साल पहले कुछ और परिस्थितियां बनी। अगर आप देखें तो अमेरिका को अब चाइना को काउंटर करने के लिए भारत का साथ चाहिए, और चाइना को अमेरिका को दूर रखने के लिए भारत का साथ। अगर आप इस परिस्थिति में देखें, चूंकि भारत एक अंतर्राष्ट्रीय बढ़ते हुए बाजार के रूप में आ रहा है, और सारी की सारी लड़ाइयां अर्थव्यवस्था की होती हैं कई जगहों। बिल्कुल। अब ऐसे अगर कोई हमारी अस्मिता पर आघात करे तो हम तो आक्रमण करेंगे, हम तो उसका जवाब देंगे। अदरवाइज अगर आप कोई भी लड़ाई देखें तो यह कहीं न कहीं उसका एक इकोनॉमिक एंड होता है। साथ ही इस परिस्थिति में जहां तक चीन का सवाल है, चीन चाहेगा, चूंकि बलूचिस्तान में उसका बहुत ज्यादा प्रभाव बढ़ रहा है, और वहां पर अभी कुछ दिन पहले वहां पे कुछ उन्होंने मर्सिनरीज भी भेजे, और ये जो मर्सिनरीज है ये प्राइवेट सिक्योरिटीज। मैं यहाँ पर तमाम आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूंगा कि अभी एक प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से हुआ था कि हमारे पास चीन के ये सामान आ रहा है, चीन के हमारे लोग प्राइवेट सिक्योरिटी के रूप में ही पर हमारे बीच आ रहे हैं। यहाँ पर मैं दो तीन चीजें बताना चाहूंगा, क्योंकि हमने हमारे इलाके में भी एक ऐसी कंपनी आई थी जो कुछ चीनी प्राइवेट सिक्योरिटी को लेके आई। कुछ ऐसी बात हो गई जहां पे थोड़ा आपस में द्वंद्व हो गया। एक गांव वालों ने 10-10 चीनी प्राइवेट सिक्योरिटी को पिटाई की और वो कुछ नहीं कर पाए। मेरा ये कहना है कि डोंट लुक एट देयर स्ट्रेंथ, उनके अंदर ताकत नहीं है। मैं यहाँ पे दो चीजें छोटे बताना चाहता हूँ। जो चीनी सामान आता है या चीनी लोग भी आते हैं जो कि दूसरे देशों में काम करते हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि नई पनडुब्बी नया सबमरीन जब चीन में आया तो वहां के लोगों ने, जो उनके सैनिक थे, जब वो लेकर के गए तो अच्छे खासे चीन की पनडुब्बी को बंदरगाह में नहीं पार्क कर पाए, वो ठीक से पार्किंग नहीं कर पाए और पनडुब्बी बियॉन्ड रिपेयर तोड़ दिया। वो पूरा का पूरा पनडुब्बी खराब हो गया, पूरा सबमरीन खराब हो गया। और जब ये
एक जगह पे चीनी सैनिक एक अलग थलग इलाके में गए तो 7 दिन के बाद चीनी सैनिकों ने गुहार लगाई कि हम फील्ड में आ गए हैं, हमारे को इंटरटेनमेंट चाहिए, और एक इंटरटेनमेंट टीम भेजी गई। मैं ये दो चीजें बताने का मेरा मकसद है कि आप चीन के स्ट्रेंथ पे मत जाइए, चीन की तादाद पे मत जाइए। क्या सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी बलूचिस्तान में जिस सीपेक प्रोजेक्ट का हम जिक्र कर रहे हैं और वहां पर प्राइवेट सिक्योरिटी चीन की तरफ से भेजी गई है, बलूचिस्तान के लोग पिछले 75 सालों से भरे पड़े बैठे हैं, और अगर हम और इतिहास में पीछे जाए तो वे और ज्यादा वास्ट है, और अभी उनका मनोबल इतना ज्यादा, कह सकते हैं कि घड़े में जो पानी होता है ना, जब वो बहुत ऊपर आ जाता है तो उसके बाद वो अब कोई मौका नहीं है, अब तो ये है कि भाई करो या मरो वाली स्थिति बनी हुई है। तो वो बलूचिस्तान के अंदर बीएलए और वहां पर जो बलूच है उनकी बनी हुई है। तो चीन का इंटरेस्ट अभी सिर्फ ये है कि चुप बैठे। अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक प्राइवेट सिक्योरिटी को मार दिया है। जो मुझे खबर है कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी चीन की आई थी, बलूचों ने उनका एक को वहीं खत्म कर दिया, क्योंकि आपसी तनाव था और आपसी कोई झड़प हुई। तो ये चीन की जो प्राइवेट सिक्योरिटी है या उसका अपना इंटरेस्ट है, लेकिन उसका प्रभाव जहां तक भारत और पाकिस्तान का है सवाल, इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो वहां के लोग न्यूट्रल रहेंगे, जो जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ व्यापारिक रिश्ते को देखेंगे, वो हमारे आपसी रिश्ते के बीच में नहीं आना चाहिए। ये मेरा रमनीश वत्स जी, अगर हम जिक्र कर रहे हैं कि जियोपॉलिटिकली हम जिक्र कर रहे हैं, हम क्या कुछ पॉलिसी के अंदर बदलाव कर रहे हैं, किस तरह के फैसले ले रहे हैं, लेकिन अभी डिप्लोमेटिकली अगर हम भारत की बात करें, बताया जा रहा है कि एस जयशंकर ने अलग अलग देशों के डिप्लोमेट्स को पहले ही कॉन्फिडेंस में जो है वो लिया, उनके साथ बातचीत की। 130 से ज्यादा कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने सपोर्ट अब तक भारत को दिया है। पहलगाम आतंकी हमले की आलोचना उन्होंने की है। डिप्लोमेटिकली कैसे हम अभी हैंडल कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को? देखिए पलक जी, हम मोदी जी के युग में जी रहे हैं और मुझे लगता है कि हर एक वो हथकंडे अपनाएंगे जिसमें देश का हित हो। और मुझे लगता है कि ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आतंकिस्तान है, पाकिस्तान को हम सिर्फ आतंकिस्तान के रूप में हम जानते हैं। चाहे 26/11 मुंबई हमले की बात करें, लश्कर ए तैयबा के आतंकियों ने पाकिस्तान से आकर हमला किया, 166 लोग उसकी जान चली गई थी। फिर आप देखिए कि पठानकोट एयरबेस पे हमला, उड़ी हमला, पुलवामा हमला, जैसे मोहम्मद के सीआरपीएफ जवानों ने आत्मघाती हमला किया और जिसमें 40 शहीद हमारे हो गए जवान। फिर आतंकी संगठन को पनाह और प्रशिक्षण देना, चाहे लश्कर ए तैयबा के रूप में, जैसे मोहम्मद हिजबुल मुजाहिदीन के रूप में, अलबदर जैसे कई ऐसे ट्रेनिंग कैंप वहां पे पाकिस्तान में चलाए जाते हैं। और ये आईएसआई पाक की जो खुफिया एजेंसी है उनका पूरी तरह से समर्थन प्राप्त है। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराना और उनको ट्रेनिंग भी बाकायदे दिया जाता है वहां के युवाओं को। आप देखिए कि क्या ये पहलगाम में जो घटना हुई उसमें क्या कश्मीर के लोग, वहां पे कश्मीर के युवा जो हैं उसमें शामिल नहीं थे क्या? बिल्कुल शामिल थे। और यहाँ पे उनको तो फंडिंग की जाती है। उनको आप देखिए कि इस तरह से भारत विरोधी जो साइबर आतंकी गतिविधियां मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। देखिए, आपको पूरी स्वतंत्रता है कि आप अपनी बात रखें। पहली बात तो मेरा सवाल आपसे ये नहीं था, मेरा सवाल आपसे ये था कि डिप्लोमेटिकली सर एक सेकंड सर सुनिए भी सर, मेरा सवाल आपसे ये था कि डिप्लोमेटिकली भारत अभी से कैसे हैंडल कर रहा है। कश्मीरियों और कश्मीरियत को लेकर मेरा सवाल नहीं था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो अपनी जांच कर रही है। जब तक चार्जशीट नहीं आती है, शुरुआती जांच के अंदर कुछ निकल कर सामने नहीं आता है, मुझे लगता है इस पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा, किसी पे एलिगेशन लगाना सही नहीं होगा। कंटिन्यू सर। अच्छा ठीक है पलक, आपकी बात को मैं बिल्कुल स्वीकारता हूं, लेकिन क्या सर्जिकल स्ट्राइक हुई, क्या उसमें नहीं पाए गए थे, क्या इसमें सबूत नहीं आए थे कि पाकिस्तान का हाथ है? और इसमें कोई न कोई कहीं न कहीं तो सुराग तो मिला ही था ना कि किसका हाथ था इसके पीछे। फिर बात करते हैं पुलवामा घटना की, छोड़ देते हैं, फिर आप पीओके के ऊपर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भारत का दावा है उसे वापस लेने की तैयारी। फिर आप देखिए कि भारत की बात करें, डिप्लोमेटिक रूप में देखें या भारत किस तरह से चीजें कर सकता है। ड्रोन स्ट्राइकर्स और सटीक मिसाइलों हमलों से आतंकी कमांडरों को सफाया करना बिल्कुल जरूरी है।
और मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सेना ठीक की है जो कर्नल चौकियां शिवदान हैं, जी, सर खास मेरा करके सवाल आपसे जवाबी भी यही कार्रवाई रहेगा, डिप्लोमेटिकली सो फार कार्रवाई में अगर हम तबाह बात करें करना, भारत एक इस गोली पूरी के जवाब सिचुएशन में को 10 कैसे गोलियों हैंडल से कर रहा है नीति की सर? अपनाने की क्योंकि जरूरत है। एस जे रॉ शंकर व विदेश अन्य मंत्री एजेंसियां अलग जो अलग हैं, देशों के डिप्लोमेट्स के साथ पाकिस्तान में बातचीत कर रहे आतंकियों की हैं, पहचान उन्हें और भी गुप्त कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन ले के रहे जरिए हैं। जानकारी सफाया ये भी करेगा। बीच में मिली थी शिवदान जी की ब्रीफिंग जो है डिप्लोमेट्स को की गई है कि क्या सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। देखिए पूरे डिप्लोमेट्स को आपको पता होगा 30 एम्बेसडरों को बुला करके पाकिस्तान के भारत के विदेश मंत्री ने उनको एक्चुअल सिचुएशन ग्राउंड पे जो हुई है वो पूरी तरह ब्रीफ कर दी है। और विदेश मंत्री ज्यादातर देशों के विदेश मंत्रियों से संबंध करके उनको एक्चुअली बता रहे हैं। इसीलिए आपने खुद कहा है कि 30 देशों ने भारत को समर्थन दिया है इसके लिए। जी इसकी बड़ी शक्तियां हैं अमेरिका और भाई के मामले में। तो इस प्रकार से भारत विदेश नीति काफी सफल हुई है और भारत ने इसको ये बता दिया एक्चुअल पाकिस्तान शिवदान जी एक बार फिर से आपके साथ कनेक्ट करते हैं सर, आपकी वॉइस जो है वो ब्रेक हो रही है और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल जेके सिंह जी, अगर सर अभी हम बीएलए का जिक्र कर रहे थे, इसी हफ्ते की अगर हम बात करें सिंध प्रांत के अंदर भी हमने देखा कि वहां पर सिंधी जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर पीओजेके का मैं जिक्र करना चाहूंगी, इसकी भी थोड़ी स्थिति मुझे लगता है समझने की जरूरत है। यहाँ पर 1000 कुछ मदरसे हैं, क्योंकि जैसे अभी शिवदान जी जिक्र कर रहे थे और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में भी कई बार ये सामने आया कि पाकिस्तान किस तरह से अपने मदरसों के अंदर आतंकियों को ट्रेनिंग देता है। पीओजेके के अंदर सर मदरसे जो हैं उन्हें बंद करने का ऐलान जो है वो पाकिस्तान ने किया। फिर उसके बाद वहां पर जो पीओजेके में स्थानीय लोग हैं, आई रिपीट स्थानीय लोग हैं सर, उन्हें गोली चलाना सिखाया जा रहा है। पहले तो यही तस्वीर सामने आ रही थी कि उनके घरों के नीचे छुप रहे थे, वहां पर हाइड आउट बना रहे थे, अब उन्हें ही ट्रेनिंग दे रहे हैं, गोली चलाना सिखा रहे हैं। बहुत सही। दो चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मदरसे बंद किए गए हैं और साथ ही जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको हथियार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक डर बताता है। ये डर बताता है कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो पूरी तादाद में सफिशिएंट नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक कमी को महसूस करा, ये घबराहट को महसूस करा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एक आम नागरिक है उसको आप हथियार 1 या 2 दिन में आप उसको नहीं समझा सकते। हमारे पास एक कश्मीर में आतंकवादी पकड़ाया था और जिसने गोली, जब उसे एम्बुश करना था सिक्योरिटी फोर्स को, तो उसने गोली चला दी और अपने साथी के हाथ में ही गोली मार दी। और उससे जब हमने पूछा कि तुमने ऐसा गलत फायरिंग क्यों किया, तो उन्होंने बोला हमें फायरिंग ही नहीं कराया गया, हमें तो सिर्फ ये बताया गया कि ये ट्रिगर है, इसको दबाओगे तो ये बैरल है, इसमें से गोली निकलेगी। मेरा ये कहना है एक सैनिक प्रशिक्षण पूरी तरह से प्रशिक्षित होने में काफी समय लगता है, काफी चीजें समझनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी हथियार दे दें और वो कारगर रूप से फायर करें। नंबर 1। नंबर 2, अगर वहां पर जो आम नागरिकों को हथियार की ट्रेनिंग दी जा रही है, अभी इनके पास असला तो है नहीं, आम फौज के लिए असला नहीं है, तो ये सिविल को क्या असला देंगे। और रही बात पीओके की, वहां पीओके में भी विद्रोह काफी सुलग रहा है। पीओके, अगर आपको याद होगा तो कुछ महीनों पहले जब वहां पर काफी आपसी विद्रोह हो रहा था और लोगों के अंदर एक उबाल पैदा हो रहा था, काफी ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे कि मोदी जी आप आइए, पीओके में आपका स्वागत है, आप आइए, हम चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ मिल जाएं। जब भूख होती है, मैं आपको ये बताना चाहूँ, जब भूख होती है और जब परिवार का मुखिया देखता है कि उसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, तब बाकी सब चीजें पीछे छूट जाती हैं, मानचित्र पीछे छूट जाता है। ये कहना फिर मुझे लगता है कर्नल जेके सिंह जी गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इतिहास को उठा लें और अलग देशों का अगर हम एनालिसिस करें तो पाकिस्तान सीरिया पार्ट 2 होगा, क्योंकि जिस तरह की स्थिति अभी पाकिस्तान में बनी हुई है और ऐसे ही सिलसिलावार तरीके से सीरिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान आने वाले समय के अंदर, पाकिस्तान तो खैर पता नहीं 4 टुकड़े हो जाएंगे, बचेगा भी कि नहीं, या पता नहीं कोई नया नाम ये रख लें, क्या लगता है सिचुएशन इनकी सीरिया पार्ट 2 जैसी होगी? बिल्कुल बिल्कुल, एक सिविल वॉर का सिचुएशन वहां पे डेवलप कर रहा है। अगर आप देखें तो ये पहलगाम अटैक
ये उस सिविल वार जो पनप रहा है, जो विद्रोह की ज्वालाएं पनप रही हैं, उसी को डाइवर्ट करने के लिए यह कार्रवाई की गई। वहां पर करप्शन के चार्जेस, अव्यवस्था के चार्जेस, बाकी चार्जेस हो रहे थे। दोनों ही, चाहे आप आसिम मुनीर की बात कीजिए या वहां के नेतृत्व की बात कीजिए, तो जो अव्यवस्था और वहां पर जो एक फियर था, एक इनसिक्योरिटी थी, उसी के कारण यह किया गया। और आपका कहना बिल्कुल सही है, चाहे हम कुछ करें न करें, पाकिस्तान की आर्थिक नीतियां ऐसी हैं कि वो आतंक खरीदना चाहते हैं और आतंक बेचना चाहते हैं। हम आतंक के ग्राहक नहीं हैं। बेशक उन्होंने आतंक एक्सपोर्ट किया, पाकिस्तान से अमेरिका में एक्सपोर्ट किया, बाहरी विदेशों में एक्सपोर्ट किया। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, अगर वहां आतंकी पकड़ाता है तो वो सबसे पहले उसका कनेक्शन एक ही देश से मिलता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले सैटेलाइट इमेज आया था और हमारे पास वो आया था कि हाफिज सईद का घर दिखाई दे जा रहा था लाहौर में। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप एक पिज्जा ऑर्डर करें और उसमें हाफिज सईद का नाम लिखें और लाहौर लिखें, वो पिज्जा 10 मिनट के बाद उस जगह पे डिलीवर हो जाएगा और पाकिस्तान में ही डिलीवर होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, पाकिस्तान तमाम आतंकी आकाओं को, आतंकी नेताओं को पनाह देता है और यह खुलेआम कर रहा है। और ये जरूरत है अब उसको मजा चखाने की, ये जरूरत है कि अब उसको जवाब। कर्नल शिवदान सिंह जी, आपसे ये सवाल रहेगा, क्या इस वक्त भारत और अलग अलग देशों की अगर मैं बात करूं तो हम टेररिज्म के साथ साथ एक जिहादी सोच जो है उससे भी लड़ रहे हैं? क्योंकि किसी भी टेररिज्म की अगर हम बात करें उसके पीछे एक आइडियोलॉजी रहती है, और ये जिहादी जो आसिम मुनीर है, इसका अगर हम पूरा पास देख ले तो ये कुछ ऐसा ही लगता है कि ये जिहादी नहीं, बहुत ही एक्सट्रीम जिहादी है। देखिए, जब भी अपने देश के नौजवान को मोटिवेट किया जाता है और ये पाकिस्तान हमेशा इस करपंथ का हवाला देकर के जिहादी बना है और जिहादी मान से ही वो आतंक बनते हैं और उसके बाद जाकर के जहां भी उनको भेजा जाता है वहां पर आतंकवाद फैलाते हैं। यही कारण ही पाकिस्तान का पूरे नौजवान और माता को जागृत करने के आसिफ मुनीर ने अपना भाषण कर्नल शिवदान जी, मैं एक बार टीम से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज सर के साथ फिर से रिकनेक्ट कीजिए। सर की आवाज जो है वो ब्रेक हो रही है, सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है हम तक। हमारे साथ और भी मेहमान हैं। रमनीश जी, इस सवाल का जवाब आप अगर दे पाए तो, कि क्या इस वक्त वर्ल्ड सिनेरियो पर अगर हम बात करें, ना केवल भारत, पूरा पास भी अगर हम उठा लें, तो हम टेररिज्म से तो लड़ाई कर ही रहे हैं, लेकिन एक जिहादी सोच से भी लड़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। और इस जिहादी सोच से सबसे ज्यादा भुगतना यदि किसी को है तो पाकिस्तान को है, क्योंकि पाकिस्तान को आसिम मुनीर हो चाहे शहबाज शरीफ, इन लोगों को ये सोचना होगा और वहां की आवाम को सोचना होगा कि इंसान जो बोता है वही काटता है। यदि आपने आतंक के बीज बोए हैं तो आतंक के पेड़ जो लगेंगे उसमें फल और फूल तो वही खिलेंगे आतंकी के रूप में। ऐसा में अब एक और उदाहरण आपको समझना होगा कि पाकिस्तान को कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। आर्थिक तंगी जिस तरह से हमने देखा था कि आटे की बोरी के लिए, आटे 1-1 किलो आटा के लिए जिस तरह से जूझते नजर आते थे लोग, आप देखिए, और वो चीज मुझे लगता है कि इसका आर्थिक तंगी जो भारत की तरफ से जो हो रही है, जिस तरह का प्रतिबंध लगाया जा रहा है, इसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के 6 टुकड़े होने वाले हैं। एक तो बलूचिस्तान में चला जाएगा, एक सिंध में, एक खैबर पख्तूनवा में आप देखेंगे, एक पीओके आप देखेंगे, चाहे गिलगिट की बात करें, चाहे पंजाब में जो पाकिस्तान में पंजाब है उसकी तरफ आप देखेंगे। ये सारे चीजें आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप देखिएगा कि जो भारत के तरफ से खास करके जो आपने डिप्लोमेटिक की बात करी, तो ये बात सच है ना, इसको तो आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं कि आतंकवाद और बातचीत जो है डायलॉग साथ साथ नहीं चल सकते। आपको या तो आतंकवाद को खत्म करना होगा या तो हमसे आप बातचीत कर लीजिए। फिर इस नीति के तहत भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी शांति वार्ता को, उच्च स्तरीय मीटिंग को स्थगित कर सकता है और करेगा।
फिर बात है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात आपने करी, तो पाकिस्तान को बेनकाब करने की हम लोगों ने हमेशा कोशिश करी है और इस बार भी सफल साबित होंगे। चाहे यूएन में की बात करें, चाहे एफएटीएफ की बात करें, G20 की बात करें, ओआईसी जैसे मंचों पर पाकिस्तान ने आतंकी संबंधों के सबूत को पेश किया है। और खुद इसके पहले जो हमारे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उन्होंने तो माना है ना कि 40 से 50 हजार की संख्या में यहाँ पे आतंकी पाकिस्तान में पलते हैं, और ये बात दुनिया को वाकिफ है। फिर बात करें कि पाकिस्तान को आतंक समर्थक राष्ट्र घोषित करने की मुहिम जो है जिस तरह से भारत की तरफ से जारी है, भारत, अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सर स्टेट घोषित कराने की कोशिश इस बार मुझे लगता है कि सफलता इसमें साबित होगी। फिर बात करें कि दूतावास स्तर पर दबाव जिस तरह से बनाया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, राजदूतों को तलब कर विरोध दर्ज कराना या भारत से निष्कासित करना, मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा असर इसके ऊपर पड़ेगा। आप देखिएगा फिर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में पाकिस्तान के जिस तरह से झूठ को हम लोगों ने नकाब किया है, उसको पर्दाफाश किया है, वैश्विक मीडिया भी भारत के साथ है। और मुझे लगता है ठीक है, आप तीनों हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता देते हैं। इंटेल रिपोर्ट ने पाकिस्तान सेना की पोल खोल दी है। पाकिस्तान के पास गोला बारूद भी नहीं है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोला बारूद की भारी कमी पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद है। युद्ध में 4 दिन से ज्यादा पाकिस्तान नहीं टिक पाएगा, और पाकिस्तान के पास सिर्फ 96 घंटे का गोला बारूद है, यानी 4 दिन तक अगर युद्ध चले तो 4 दिन तक ये टिक नहीं पाएंगे, शायद इससे कम। यूक्रेन को बड़ी मात्रा में हथियार बेचने से जो नुकसान हुआ है, देखिए उस वजह से स्थिति जो है वो ना केवल हम कह सकते हैं साउथ एशिया अलग अलग देशों में, खासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज की अगर हम बात करें तो रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद ये देखने को मिली। लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। कर्नल जेके सिंह जी, सर पाकिस्तान की समझ नहीं आ रही, मतलब ये अकड़ किस बात की है? मतलब इनके नेता कॉन्फिडेंस ऐसे दिखाते हैं जैसे पता नहीं कहीं के रशिया, चीन, अमेरिका हो। मतलब क्या आपके पास पल्ले दाना नहीं है, और फिर उसके बाद आप ऐसे जुबान आपकी चलती है जैसे पता नहीं कहाँ के कौन से देश हो, ये टॉप इकोनॉमी पर हो, टॉप इनका पूरा डिफेंस सिस्टम हो। मतलब किस बात की अकड़ है? आतंकवाद को पालते हैं इसलिए? बात सही है। दरअसल इन्हें अब वो आपने बोला, आप जिहादी सोच से इस सोच को भी मिलाइए, दोनों नेगेटिव सोच। और आज के समय में आपने अभी बताया कि गोला बारूद की भारी कमी है। सर और एक बार मैं चाहूंगी, आपकी जिहादी सोच का मैं जिक्र क्यों कर रही थी जब हम पाकिस्तान और पाकिस्तान की नेता का जिक्र करते हैं, और इस पर आप विस्तार से बताइएगा। भारत ने अभी तक अपनी पॉलिसी मेकिंग के जरिए और जो भी डिप्लोमेटिक वे से, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हम इकोनॉमिकली ब्लॉकेज कर सकते थे, कॉमर्स से ब्लॉकेज कर सकते थे, हमने वो किया। हमने नहीं कहा कि पाकिस्तान में कोई ऐसा मंदिर था, वहाँ पर जाकर हम मंदिर की कोई पूजा कर देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे। पाकिस्तान से जिस तरह के 3rd ग्रेड के बयान सामने आए राम मंदिर को लेकर, वो कहीं ना कहीं इस देश की मानसिकता को बयां करता है कि आप किस मानसिकता को पाल बैठे हैं और उसके तहत ही आप इस तरह की हरकतें करते हैं। जी सर। अगर आप देखें तो एक राष्ट्र और दूसरा राष्ट्र, एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, यह आगे बढ़ता है या नीचे गिरता है अपनी सोच से। अगर आपकी सोच आगे बढ़ने की, आपकी सोच पूरी तरह से इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, आपकी सोच में नैतिकता है, आपकी सोच में मूल्य है, आपकी सोच है एक अच्छे राष्ट्र, एक समृद्ध राष्ट्र बनने की, तो आप एक दिशा में जाएं। और अगर आपकी सोच है कि मैं अपराध के रास्ते, आतंक के रास्ते, हथियार के रास्ते मैं अपना प्रभुत्व जमा लूं, तो बिल्कुल वही होता है कि एक व्यक्ति, जैसे एक ही स्कूल के 2 बच्चे, एक बच्चा पढ़ता है और अपने आप को कंपटीशन के लिए तैयार करता है, वो एक अच्छा ऑफिसर बन जाता है, और दूसरा बच्चा पढ़ता नहीं है, वो जिहादी सोच, जैसे आप बता रहे हैं, एक नेगेटिव सोच लेकर चलता है, वो लोगों को बर्बाद करना चाहता है, उसके अंदर अहम है, वो उस दिशा में बढ़ता है और वो अपराध की दिशा में चलता है।
और जो अपराध की दिशा में चला जाता है, उसके बाद आपने देखा होगा जैसे एक एवरेज एज एक आतंकवादी की, पाकिस्तानी आतंकवादी जो कश्मीर में आता है, उसकी 2 से 2.5 साल, 2 से 2.5 साल में उसका निपटारा हो जाता है भारतीय सेना। तो अगर आप उस सोच को लेके चलेंगे तो सोच ही एक व्यक्ति को बनाता है और सोच ही एक राष्ट्र को बनाता है। और ये सोच कहां से डेवलप करती है? ये संस्कृति से डेवलप करती है, संस्कार से डेवलप करती है। जहां हम वसुधैव कुटुंबकम में विचार रखते हैं और हम सारे विश्व को एक साथ समझते हैं। आप भारत को देखिए, जब भी कहीं आपदा आती है, पहला हाथ जो उठता है मदद का, वो भारत का हो। जब भी, चाहे इस्लामिक देश है, आपने देखा कोविड वैक्सीन हमने बांग्लादेश को भी दिया। हमने वहां पे धर्म नहीं देखा, हमने वहां पर मानवता देखी। हमने कई जगहों पे राहत सामग्री नफा नुकसान के लिए नहीं किया, हमने अपना राष्ट्रीय धर्म लिया। लेकिन मुझे लगता है कि कर्नल जेके सिंह जी, अब भारत का वो समय है कि सबर का बांध जो है वो टूट चुका है। आप बांग्लादेश का जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान का जिक्र कर रहे हैं, और भी बहुत से देश हैं। भारत ने हमेशा अपनी इंटेंशंस बहुत अच्छी रखी हैं कि हमने उनके बुरे समय में भी हमने कहा है कि चलो कोई नहीं, आपके साथ अच्छा करेंगे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस हार्ड स्टेट्समैनशिप की हम बात करते हैं, मौजूदा सरकार जिस तरह के फैसले लेती है, अब मुझे लगता है कि अब ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है कि भाई अब बस बहुत हो गया है। अब जो यहाँ पर भाड़े के टट्टू ही कहेंगे मैंने, जो यहाँ पर आके आतंकी हमले करते हैं, क्योंकि इनके तो माइंड सेट है ना कि हम तो मरने वाले हैं, हम तो एनी विच वेज मरने वाले हैं। लेकिन जो पीछे से इसे ऑपरेट कर रहा है, ये टेररिज्म का जो पूरा नेक्सस है सर, इसे कैसे खत्म करें? क्योंकि कहीं भी आप सर देख लीजिए, इजराइल हमास को देख लीजिए, यहाँ पर भारत और पाकिस्तान की अगर वो ये आइडियोलॉजी वॉर ही तो चल रही है। बहुत सही। आप चाहे आतंकवाद कहिए, नक्सलवाद कहिए, या ऐसे पड़ोसी देशों से कहिए, कभी भी एक हथियार से ये दूसरा हथियार पकड़ने वाले को खत्म नहीं किया जा सकता। ये आइडियलिज्म वर्सेस आइडियलिज्म, वहां भी उस आइडियलिज्म को चेंज करना पड़ेगा, तभी वह पूरी तरह से सांप का फन हमेशा हमेशा के लिए खत्म। नहीं तो जब तक, आपने बहुत सही बताया कि मदरसा एक फैक्ट्री है, एक ऐसी जिहादी सोच की फैक्ट्री है, जो जहां से आज जो बच्चा है वो कल को बड़े होकर के वो हथियार पकड़े। राइट।